एवरीवन, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। और मैं पुनः उपस्थित हूँ समसामयिक विषयों पर आधारित वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का विश्लेषण लेकर। जैसा आप सभी जानते हैं कि खेलों का मौसम शुरू हो चुका है और जहां टोक्यो ओलंपिक की तैयारियां जोरों पर हैं, या यूं कहें कि अपने अंतिम चरण में है, तथा विश्व के अनेक हिस्सों में अनेक खेल प्रतियोगिताएं भी चल रही हैं, जैसा कि यूरो कप फुटबॉल, टेनिस की महत्वपूर्ण ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता विंबलडन, विश्व कप निशानेबाजी, विश्व कप तीरंदाजी, ये सभी प्रतियोगिताएं अभी चल रही हैं। और ख़ासकर भारतीय खिलाड़ियों ने तीरंदाजी और शूटिंग में तो काफ़ी धूम मचा रखा है। ऐसे में लाजमी है कि शुरुआत एक बार फिर से खेलों से किया जाए। तो आइए आज के इस एपिसोड की शुरुआत हम पुनः एक बार खेल से ही करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, क्रोएशिया में चल रही विश्व निशानेबाजी प्रतियोगिता में भारत की इनमें से किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक हासिल किया है? विच ऑफ द इंडियन प्लेयर हैज़ वन द गोल्ड मेडल इन द ऑनगोइंग वर्ल्ड शूटिंग चैंपियनशिप इन क्रोएशिया? ऑप्शन है मनु भाकर, राही सरनोबत, अपूर्वी चंदेला और यशस्विनी देसवाल। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा राही सरनोबत। ये हैं राही सरनोबत। इन्होंने ही स्वर्ण पदक हासिल किया है क्रोएशिया में विश्व कप निशानेबाजी प्रतियोगिता में। 25 मीटर की स्पोर्ट्स पिस्टल इवेंट में इन्होंने स्वर्ण पदक दिलाया है देश को, और पिछले एशियाई खेलों में भी इन्होंने स्वर्ण पदक हासिल किया था और ओलंपिक के लिए भी क्वालिफाई कर चुकी हैं, और इनसे भारतवासियों को स्वर्ण पदक की आशा है। ये दूसरा प्रश्न आपके सामने है। टोक्यो ओलंपिक में भाग लेने वाली भारत की स्टार खिलाड़ी द्युति चंद का संबंध किस खेल से है? इंडियाज स्टार प्लेयर द्युति चंद हु पार्टिसिपेटेड इन टोक्यो ओलंपिक इज बिलोंगिंग टू व्हिच गेम? ऑप्शन है कुश्ती, रेसलिंग, निशानेबाजी अर्थात शूटिंग, तलवारबाजी अर्थात फेंसिंग और दौड़ एथलेटिक्स। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दौड़। ये भारतीय स्प्रिंटर हैं द्युति चंद, तथा टोक्यो ओलंपिक में 100 मीटर और 2 मीटर की स्पर्धा में इन्हें भाग लेना है। और अभी भारत का राष्ट्रीय 100 मीटर का जो रिकॉर्ड है वो इन्हीं के नाम पर है। 11.22 सेकेंड में इन्होंने राष्ट्रीय रिकॉर्ड कायम किया था। हालांकि पिछले दिनों ये कुछ दूसरे कारणों से भी चर्चित रही हैं भारत में। इन्होंने स्वयं अपने समलैंगिक संबंधों का खुलासा किया था, और जिसके कारण ये काफ़ी चर्चित रही थी। आपको के लिए सबसे महत्वपूर्ण 100 और 200 मीटर का दौड़ ही माना जाता है, जिसमें महिला वर्ग में ये भारत का प्रतिनिधित्व कर रही हैं। जो अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है वह फीफा वर्ल्ड कप से संबंधित है। प्रश्न है, 2026 के विश्व कप फुटबॉल का मेजबान इनमें से कौन देश नहीं है? Which of the following is not the host country of the 2026 FIFA World Cup Football? फीफा का मतलब होता है फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन। ये संस्था पूरे दुनिया में फुटबॉल का संचालन करती है। तो 2026 के फुटबॉल वर्ल्ड कप से पहले वैसे 2022 का फुटबॉल होना है, जो कतर में होगा। लेकिन यह प्रश्न 2026 के फुटबॉल आयोजन से संबंधित है, और यह प्रत्येक 4 साल पर यह प्रतियोगिता आयोजित होती है। और 2026 ईस्वी में इनमें से एक देश ऐसा है जहां वो प्रतियोगिता का आयोजन नहीं होना है, अर्थात 3 देशों को इसकी मेज़बानी संयुक्त रूप से सौंपी गई है। तो जो 4 देश इसमें हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, ग्वाटेमाला और मैक्सिको, ये चारों उत्तर अमेरिकी देश हैं, और एक साथ इनमें से 3 देशों को इसकी मेज़बानी दी गई है। तो इसका जो सही उत्तर है वह होगा ग्वाटेमाला। आप देख सकते हैं उत्तर अमेरिका का ये नक्शा आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, जिसमें कनाडा, यूएसए और मैक्सिको तीनों एक साथ आप देख सकते हैं। बीच में अमेरिका है, और ऊपर उत्तर में इसके कनाडा और दक्षिण में मैक्सिको। हालांकि ग्वाटेमाला भी मैक्सिको के ठीक नीचे अर्थात दक्षिण में स्थित है, परंतु इन तीनों देशों को विश्व कप फुटबॉल 2026 की मेजबानी दी गई है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ग्वाटेमाला, अर्थात संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको तीनों संयुक्त मेजबान हैं 2026 के फुटबॉल वर्ल्ड कप का। आपके स्क्रीन पर यह चौथा प्रश्न है जो शतरंज से संबंधित है।
किस भारतीय मूल के शतरंज खिलाड़ी को सबसे युवा ग्रैंड मास्टर बनने का श्रेय मिला है? ऑप्शन है साकेत कोहली, अंकेश पटेल, रोहित आर्य और अभिमन्यु मिश्रा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा अभिमन्यु मिश्रा। इन्होंने 12 वर्ष 4 महीने और 25 दिन में ग्रैंड मास्टर बनके यह कीर्तिमान हासिल किया है। और रूस के खिलाड़ी सर्जेई करजाकिन के 19 साल पुराने कीर्तिमान को इन्होंने तोड़ दिया है, जिन्होंने 12 वर्ष 7 महीने में यह कीर्तिमान स्थापित किया था। और इस कीर्तिमान को बनाने के लिए इन्होंने हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट में एक प्रतियोगिता आयोजित हुई थी, जिसमें इन्होंने एक अन्य भारतीय ग्रैंड मास्टर, जिनका नाम लियोन मेंडोका है, उनको पराजित किया था। वैसे ग्रैंड मास्टर बनने के लिए कुछ आवश्यक मापदंड होते हैं जिसको पूरा करना पड़ता है, और इसके लिए 100 ELO पॉइंट की आवश्यकता होती है और 3 GM नॉर्म्स की आवश्यकता होती है। ये विशेष जो शतरंज खेलने वाले हैं उन्हें पता होगा कि ELO पॉइंट क्या होता है, तो वो समझ सकते हैं, हमें विशेष जानने की आवश्यकता नहीं है। तो वैसे यह जानने की आवश्यकता है कि GM बनने के लिए, ग्रैंड मास्टर बनने के लिए किन मापदंडों को पूरा करना पड़ता है। तो इसके लिए 100 ELO पॉइंट की आवश्यकता होती है और 3 GM नॉर्म्स की आवश्यकता होती है। तो इन मानकों को पूरा करके अभिमन्यु मिश्रा ने विश्व के सबसे युवा ग्रैंड मास्टर बनने का श्रेय हासिल किया है। 5वां क्वेश्चन एशियाई खेलों से संबंधित है। 2022 का एशियाई खेल चीन के किस शहर में आयोजित होगा? इन विच सिटी ऑफ चाइना विल द 2022 एशियन गेम्स बी हेल्ड? ऑप्शन है ए में बीजिंग, बी में ग्वांगझू, सी में होंगझोउ और डी में इनमें से कोई नहीं। आपको पता होगा कि एशियाई खेल भी ओलंपिक और राष्ट्रमंडल खेलों की तरह प्रत्येक 4 वर्ष पर आयोजित होते हैं। और पिछला ओलंपिक खेल जो 18वां ओलंपिक खेल था, 2018 ईस्वी में इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में आयोजित हुआ था। और प्रश्न 2022 के एशियाई खेलों से संबंधित है, जो 19वां एशियाई खेल होगा, यह चीन के किस शहर में आयोजित होगा? तो इसका सही उत्तर होगा होंगझोउ, जो एशियाई खेल आयोजित करने वाला चीन का तीसरा शहर है। अर्थात इससे पहले भी चीन के 2 शहरों में एशियाई खेल आयोजित हो चुके हैं। और जैसा आप जानते हैं, नाम से ही स्पष्ट है कि एशियाई खेल, या इसे एशियाड के नाम से भी जाना जाता है, इसमें सिर्फ एशियाई देश, एशिया महादेश के देश ही भाग ले सकते हैं। ओलंपिक में जहां पूरे विश्व के देश भाग लेते हैं, राष्ट्रमंडल खेलों में जहां राष्ट्रमंडलीय देश भाग लेते हैं, वहीं एशियाई खेलों में सिर्फ एशिया के देश ही भाग ले सकते हैं। हालांकि भारत का प्रदर्शन इसमें अपेक्षाकृत अच्छा नहीं रहा है। शुरू से ही भारत इन एशियाई खेलों में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाया है, सिवाय पहला एशियाई खेल जो 1951 ईस्वी में नई दिल्ली में हुआ था। उसके बाद से भारत का प्रदर्शन अपेक्षा के अनुरूप नहीं रहा है। पिछले एशियाई खेलों में भी भारत ने 15 स्वर्ण, 24 रजत और 30 कांस्य पदक जीतकर कुल 70 पदक प्राप्त किए थे। और पदक तालिका में, अर्थात मेडल टैली में, भारत का स्थान 8वां था, जो कहीं से भी एशिया स्तर पर संतोषजनक नहीं कहा जा सकता है। एशियाई खेलों के बारे में हमने कुछ तथ्य यहाँ पर डाले हैं। जैसे एशियाई खेलों की शुरुआत 1951 ईस्वी में हुई थी, जो नई दिल्ली से हुई थी। जवाहरलाल नेहरू की पहल पर एशियाई खेलों की शुरुआत की गई थी। और भारत में अब तक 2 बार एशियाई खेलों का आयोजन हो चुका है। पहली बार 1951 ईस्वी में और दूसरी बार 1982 ईस्वी में, जब इसका मस्कट अप्पू नाम का एक हाथी का बच्चा को बनाया गया था। और जहाँ तक सबसे अधिक बार एशियाई खेल को आयोजित करने का प्रश्न है, तो इसमें थाईलैंड सबसे ऊपर है। थाईलैंड में अब तक 4 बार एशियाई खेलों का आयोजन हो चुका है, जबकि चीन में 3 बार एशियाई खेल आयोजित हुए हैं। और होंगझोउ एशियाई खेलों का शुभंकर आपके लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि किसी भी खेल का शुभंकर अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो 2022 के जो एशियाई खेल हैं, जो हांगझोउ चाइना में आयोजित होंगे, उसका शुभंकर फेई फेई नाम रखा गया है, जो चाइनीज भाषा में एक प्रकार की पक्षी है और जो दैवीय गुणों से परिपूर्ण माना गया है उसे। तो खेलों से ये 5 प्रश्न हमने डाले हैं, जो आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। आज के एपिसोड का ये 6ठा प्रश्न है। सोहराई खोबर, जो एक पेंटिंग है,
का भौगोलिक संकेतक टैग किस राज्य को प्राप्त हुआ है? विच स्टेट हैज़ गॉट द जियोग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ सोहराई खोबर विच इज़ ए पेंटिंग? ऑप्शन है झारखंड, असम, मिजोरम और कर्नाटक। तो सबसे पहले प्रश्न है कि ये जीआई टैग होता क्या है? तो इसका फुल फॉर्म होता है जियोग्राफिकल इंडिकेशन और हिंदी में इसे कहते हैं भौगोलिक संकेतक। इसकी शुरुआत 1999 ईस्वी में हुई थी और इसके आधार पर भारत के किसी भी क्षेत्र या राज्य विशेष में पाई जाने वाली कोई विशिष्ट वस्तु या उत्पाद को का कानूनी अधिकार उस राज्य को दिया जाता है और उसकी अनुमति के बगैर कोई दूसरा राज्य या दूसरी संस्था उस वस्तु का न तो उत्पादन कर सकती है और न उसका व्यापार या विपणन कर सकती है। ऐसी बहुत सी वस्तुएं भारत में पाई जाती हैं या उत्पाद पाए जाते हैं जिससे किसी विशेष राज्य का नाम जुड़ा हुआ है और उस राज्य की पहचान उससे बनती है। जैसे आप जानते हैं कि बिहार में मधुबनी पेंटिंग मधुबनी जिला के लिए खास पहचान बनाती है। उसी तरह दार्जिलिंग का चाय आप जानते होंगे, बिहार में मुजफ्फरपुर का लीची हुआ या कश्मीर का केसर हुआ, उड़ीसा का रसगुल्ला हुआ, या इस तरह से बहुत सारी ऐसी वस्तुएं हैं या उत्पाद हैं जिससे कोई विशेष राज्य का नाम जुड़ा हुआ है। तो इन वस्तुओं का जीआई टैग उन राज्यों को दिया जाता है और यह कोई संस्था होती है जो इसके लिए आवेदन करती है और तत्पश्चात उसको जीआई टैग प्रदान किया जाता है और जीआई टैग मिलने के बाद उस राज्य की अनुमति के बगैर कोई दूसरा राज्य या संस्था उसका उत्पादन या विपणन नहीं कर सकती है। तो इसी प्रकार का यह एक प्रश्न है कि सोहराई खोबर जो एक पेंटिंग है का भौगोलिक संकेतक अर्थात जीआई टैग जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग किस राज्य को प्राप्त है? तो इसका सही उत्तर होगा झारखंड। वहाँ की आदिवासी महिलाएं स्थानीय मिट्टी से रंग तैयार कर यह पेंटिंग बनाती हैं जो एक भित्ति चित्र के रूप में होता है और इसके जीआई टैग के लिए इस कला की जो नियंत्रक संस्था है जिसका नाम है सोहराई कला विकास सहयोग समिति लिमिटेड, उसने आवेदन किया था और उसके आवेदन पर विचारोपरांत झारखंड राज्य को इस सोहराई खोबर पेंटिंग का जीआई टैग प्रदान किया गया है। आपकी सुविधा के लिए हमने कुछ जीआई टैग और संबंधित राज्य की सूची यहाँ पर डाल दी है, इसे आप देख लेंगे। जैसे रोबस्टा कॉफ़ी जिसका जीआई टैग केरल के नाम है, इसी प्रकार इरोड हल्दी रेशम की साड़ी तमिलनाडु, शांगली हल्दी अल्फोंस आम के लिए महाराष्ट्र को जीआई टैग प्राप्त है और कतरनी चावल मगही पान जर्दालू आम इस तरह की वस्तुओं के लिए बिहार को जीआई टैग प्राप्त है। कंधमाल हल्दी और रसगुल्ला के लिए उड़ीसा को, कश्मीरी केसर और गुस्सी मशरूम जो एक काफ़ी उन्नत प्रजाति का मशरूम होता है उसका जीआई टैग कश्मीर को है और एक तोलिया रुमाल होता है जिसका जीआई टैग तेलंगाना के पास है और दार्जिलिंग चाय पश्चिम बंगाल और कड़कनाथ मुर्गा जो आज काफ़ी प्रसिद्ध है, आप जानते होंगे कड़कनाथ मुर्गा की चर्चाएं आजकल अक्सर सुनने को मिलती हैं। कहा जाता है कि इसका अंडा काले रंग का होता है और इसका जो मांस होता है वो भी काले रंग का होता है और बाज़ार में इसका मांग भी काफ़ी अधिक है और ये काफ़ी महंगी भी होती है। तो इसका जीआई टैग कड़कनाथ मुर्गा का जीआई टैग मध्य प्रदेश के पास है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। आपके स्क्रीन पर अगला प्रश्न है, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने हाल में किस देश को मलेरिया मुक्त देश घोषित किया है? विच कंट्री हैज़ बीन रिसेंटली डिक्लेयर्ड मलेरिया फ्री बाय द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन? ऑप्शन है दक्षिण कोरिया, चीन, जापान और फिलीपींस। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा चीन। विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक जो टेड्रोस एडनॉम हैं, इन्होंने हाल ही में चीन के मलेरिया फ्री होने की घोषणा की है। हाल ही में भारत का पड़ोसी देश श्रीलंका भी मलेरिया मुक्त हो चुका है और अब तक विश्व के 40 देश या क्षेत्र मलेरिया मुक्त घोषित होने का प्रमाण पत्र हासिल कर चुके हैं। मलेरिया से संबंधित कुछ तथ्य को हमने यहाँ पर डालने का प्रयास किया है। यह बीमारी सामान्यतः मादा एनोफिलीज मच्छर काटने से होता है
और सामान्यतः मलेरिया के लिए कुनैन की गोली का उपयोग किया जाता है, जो सिनकोना नाम की वृक्ष की छाल से बनाया जाता है। यह प्रश्न कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे गए हैं और आगे भी यह आपके लिए महत्वपूर्ण है। अक्सर पूछा जाता है कि कुनैन की गोली जो मलेरिया की एक दवा है किससे तैयार की जाती है, तो उसमें सिनकोना का फल हुआ या उसका फूल हुआ या उसकी छाल हुआ, इस तरह के ऑप्शंस होते हैं। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वह सिनकोना की छाल से यह तैयार किया जाता है। और मलेरिया के उपचार के लिए आजकल हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन का भी उपयोग किया जाता है, जैसा हाल ही में काफ़ी चर्चा में रही है यह दवा। और भारत ने अपने कई पड़ोसी देशों तथा अन्य देशों को भी हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन की गोलियां भेजी थी, जो विश्व में चर्चा का विषय बना था। चलिए अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपके समक्ष ये अगला प्रश्न है, जो इस एपिसोड का 8वां प्रश्न है। 28 जून 2021 को रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन अर्थात DRDO, जिसका फुल फॉर्म होता है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, के द्वारा अग्नि प्राइम मिसाइल का परीक्षण कहाँ किया गया? वेयर वाज द अग्नि प्राइम मिसाइल्स टेस्ट फायर्ड बाय द डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन? ऑप्शन है ए में पोखरन राजस्थान, बी में है श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश, सी में है चांदीपुर उड़ीसा और डी में है थुम्बा केरल। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा चांदीपुर उड़ीसा। यह अग्नि प्राइम जिसका परीक्षण किया गया है, यह अग्नि श्रेणी का एक परिष्कृत मिसाइल है और जिसे अग्नि 4 और अग्नि 5 दोनों की खूबियों से युक्त किया गया है और इसकी मारक क्षमता 2000 किलोमीटर बताई जा रही है। वैसे अग्नि श्रेणी की प्रथम मिसाइल अग्नि 1 का परीक्षण 1989 ईस्वी में पहली बार किया गया था और भारत में मिसाइल कार्यक्रम का जनक APJ अब्दुल कलाम को माना जाता है, जो भारत के पूर्व राष्ट्रपति थे और वैज्ञानिक से राष्ट्रपति के पद तक जाने का एक अनोखा उन्होंने मिसाल पेश किया था। तो उन्हीं की देखरेख में भारत का मिसाइल कार्यक्रम चला और भारत के कुछ प्रारंभिक मिसाइल्स के हमने नाम यहाँ पर दिए हैं, जो आप एक ट्रिक से भी याद कर सकते हैं। भारत की राजधानी पटना के नाम पर ये भारत के शुरुआती 5 मिसाइल के नाम आप याद कर सकते हैं, अर्थात P से पृथ्वी, A से अग्नि, T से त्रिशूल, N से नाग और A से आकाश। और ये किस प्रकार के मिसाइल हैं उसे भी दिया गया है। पृथ्वी सतह से सतह पर मार करने वाली, अग्नि सतह से सतह पर मार करने वाली, त्रिशूल सतह से हवा में मार करने वाली और नाग मिसाइल जो है वह टैंक भेदी मिसाइल है और आकाश सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल। आपकी स्क्रीन पर ये अगला प्रश्न है, इनमें से भारत का कौन राज्य हाल में रेबीज मुक्त बना है? विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज़ बिकम रेबीज फ्री रिसेंटली? अर्थात रेबीज़ एक बीमारी है, जैसा आप जानते हैं, ये कुत्तों के काटने या बंदर के काटने से होता है। तो इस बीमारी से हाल में भारत का कौन सा राज्य मुक्त घोषित किया गया है? पहला ऑप्शन है केरल, दूसरा है उत्तर प्रदेश, तीसरा है गोवा और चौथा है कर्नाटका। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा गोवा। गोवा को हाल ही में रेबीज मुक्त घोषित किया गया है। तो यह रेबीज जो बीमारी है वह न्यूरोट्रॉपिक लाइसिसिवर्स नामक एक वायरस से होता है, जो सामान्यतः जानवरों की लार में पाया जाता है। मुख्य रूप से यह कुत्तों और बंदरों की लार में पाया जाता है और 99% यह बीमारी कुत्तों के काटने से होती है। भारत में लगभग 55,000 मौतें रेबीज से प्रति वर्ष होती हैं, जो विश्व में इस बीमारी से मरने वाले कुल लोगों का लगभग 36% है और यह तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। रेबीज नाम का बीमारी, रेबीज को हाइड्रोफोबिया के नाम से भी जाना जाता है। जैसा आप जानते हैं कि फोबिया का अर्थ होता है डर और हाइड्रो का अर्थ यहाँ पानी से लिया गया है, तो पानी से डर लगना, अर्थात जिस व्यक्ति को यह बीमारी हो जाती है रेबीज, उसे पानी से काफ़ी डर लगता है। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने अफसपा कानून के तहत किस राज्य को अगले 6 माह के लिए पुनः अशांत क्षेत्र घोषित कर दिया है? Which state has been declared again as a disturbed area for the next 6 months by the central government under the अफसपा एक्ट? अफसपा अर्थात AFSPA।
तो सबसे पहले हम अफसपा के बारे में जानना चाहेंगे कि यह अफसपा है क्या। तो इसका फुल फॉर्म होता है आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट। भारतीय संसद के द्वारा जारी इस कानून को वैसे क्षेत्रों में लागू किया जाता है जो भारत के अशांत क्षेत्र हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है नागालैंड, जिसे अगले 6 माह के लिए पुनः अशांत क्षेत्र घोषित करके वहाँ इस कानून को लागू कर दिया गया है। वैसे इस कानून के बारे में कुछ तथ्य मैंने यहाँ पर दिए हैं। इस कानून को सर्वप्रथम 1958 ईस्वी में मणिपुर और असम में लगाया गया था। इसके बाद 1972 ईस्वी में इसे पूर्वोत्तर के राज्यों में लगाया गया और 1990 में इसे जम्मू कश्मीर में भी लगाया गया था। यह कानून सशस्त्र बलों को कुछ असीमित अधिकार देती है और इस कानून के तहत सेना किसी भी व्यक्ति को शक के आधार पर गिरफ्तार कर सकती है और गिरफ्तारी की अवधि में यदि किसी की मृत्यु भी हो जाती है तो इसके लिए सेना को दोषी नहीं माना जाता है। पिछले दिनों इरोम शर्मिला का नाम आपने सुना होगा, जो मणिपुर की एक मानवाधिकार कार्यकर्ता हैं और इन्होंने इस कानून का काफ़ी तीखा विरोध किया था और लगभग 16 वर्षों तक इस कानून का विरोध करते हुए उन्होंने जेल में बिताए थे। इरोम शर्मिला को आयरन लेडी के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, वैक्सीन पासपोर्ट जारी करने वाला विश्व का पहला देश कौन है? विच इज़ द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू इशू ए वैक्सीन पासपोर्ट? ऑप्शन है ए में ब्रिटेन, बी में चीन, सी में थाईलैंड और डी में इज़राइल। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा चीन, अर्थात चीन ने सबसे पहले वैक्सीन पासपोर्ट जारी किया है। यह वैक्सीन पासपोर्ट होता क्या है? यह वैक्सीन पासपोर्ट एक डिजिटल प्रमाण पत्र होता है जिससे किसी व्यक्ति के कोविड-19 के टीकाकरण की स्थिति की जानकारी मिलती है, अर्थात उस व्यक्ति ने कोविड का टीका लिया है या नहीं लिया है। इसे एक डिजिटल प्रारूप में आप अपने पास रख सकते हैं और उस पर QR कोड दिया होता है जिसको एक्सेस करके आप उस व्यक्ति के बारे में, इस बीमारी से संबंधित सभी जानकारी हासिल कर सकते हैं। हालांकि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इस प्रक्रिया का विरोध किया है और वह डिजिटल पासपोर्ट को उचित नहीं मान रही है, परंतु कुछ देशों ने इसकी शुरुआत कर दी है और कुछ देश ग्रीन पास की भी शुरुआत कर रहे हैं। यूरोप के कई देशों में कोविड से संबंधित ग्रीन पास की शुरुआत की गई है। इधर हाल में आपने चर्चा सुनी होगी कि भारत में जो भी टीकाकरण हो रहे हैं, चाहे वह कोविशील्ड से हो रहा हो या कोवैक्सीन से हो रहा हो, तो कुछ यूरोपीय यूनियन के जो देश हैं वो इसको मान्यता देने से इनकार कर रहे थे, परंतु भारत के कड़े रुख के बाद यूरोपियन यूनियन के इन देशों ने इसको मान्यता दे दी है और अब भारत के वे नागरिक जिन्होंने कोविशील्ड या कोवैक्सीन टीका लिया है वो यूरोपियन देशों का यात्रा कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP के तत्वावधान में चलाए जा रहे टैक्स कार्यक्रम टैक्स इंस्पेक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स में भारत अपने किस पड़ोसी देश को टैक्स ऑडिट सहायता उपलब्ध कराएगा? विच नेबरिंग कंट्री विल इंडिया प्रोवाइड टैक्स ऑडिट असिस्टेंस इन टैक्स इंस्पेक्टर्स विथ बॉर्डर्स, ए प्रोग्राम being रन अंडर द यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम? ऑप्शन है ए में नेपाल, बी में भूटान, सी में बांग्लादेश और डी में म्यांमार। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है भूटान। अब आप सोच रहे होंगे कि यह टैक्स इंस्पेक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स कौन सा कार्यक्रम है। सबसे पहले हम जानते हैं कि टैक्स इंस्पेक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स क्या है। तो इस कार्यक्रम की शुरुआत 2015 ईस्वी में हुई थी और इस कार्यक्रम के तहत जो भी देश टैक्स ऑडिट में अधिक सक्षम है वे अपेक्षाकृत कम सक्षम देशों को इस दिशा में मदद उपलब्ध कराते हैं और भारत भी इस कार्यक्रम के तहत अपने पड़ोसी देश भूटान को टैक्स ऑडिट में मदद करेगा। यह कार्यक्रम 24 महीने तक चलेगा और इसका मुख्य उद्देश्य होगा भूटान के कर प्रशासन को मजबूत बनाना और भूटान की टैक्स ऑडिट क्षमता को बढ़ाना। और साथ ही आजकल बहुत सारे बहुराष्ट्रीय कंपनियां जो विभिन्न देशों में काम करती हैं वो टैक्स की चोरियां करती हैं, तो बहुराष्ट्रीय कंपनियों की कर चोरी पर लगाम लगाना भी इस कार्यक्रम का एक उद्देश्य है, जो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम और OECD
अर्थात ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन डेवलपमेंट अर्थात आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन के संयुक्त तत्वावधान में चलाया जा रहा है। अर्थात यूएनडीपी और ओईसीडी दोनों मिलकर इस कार्यक्रम को चला रहे हैं और इस कार्यक्रम में भारत भूटान का सहयोग करेगा। अगला प्रश्न है 13वां प्रश्न, हाल में किस दक्षिण पूर्व एशियाई देश को FATF की ग्रे सूची में शामिल किया गया है? विच साउथ ईस्ट एशियन कंट्री हैज़ बीन इंक्लूडेड इन द ग्रे लिस्ट ऑफ FATF रिसेंटली? ऑप्शन ए है थाईलैंड, ऑप्शन बी है फिलीपींस, सी में सिंगापुर और डी में है इंडोनेशिया। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है फिलीपींस। अर्थात FATF इसका फुल फॉर्म होता है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, हिंदी में कहते हैं वित्तीय कार्रवाई टास्क फोर्स। तो इसने अपनी जो नवीनतम ग्रे सूची जारी की है उसमें फिलीपींस को भी शामिल कर लिया है। ये FATF जो संस्था है यह टेरर फंडिंग अर्थात आतंकी फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग जैसे मामलों में दखल देती है। पूरे विश्व भर में जो भी देश आतंकवाद को पोषित करते हैं या उसे समर्थन देते हैं उसके संबंध में यह उन पर निगरानी रखती है और 2 प्रकार के लिस्ट जारी करती है, एक ब्लैक लिस्ट और दूसरा ग्रे लिस्ट। ब्लैक लिस्ट में उन देशों को शामिल किया जाता है जो मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फंडिंग का समर्थन करते हैं अर्थात उसका पोषण करते हैं। उन्हें यह संस्था अपनी काली सूची में डाल देती है और ब्लैक लिस्टेड होने के बाद ऐसे देशों पर काफ़ी ज़्यादा प्रतिबंध लगा दिए जाते हैं और यह विश्व से लगभग कट जाता है, वह देश बिल्कुल अलग थलग पड़ जाता है। और ग्रे लिस्ट में वैसे देशों को रखा जाता है जो प्रत्यक्ष रूप में मनी लॉन्ड्रिंग या टेरर फंडिंग को समर्थन तो नहीं कर रहे होते हैं परंतु उन्हें रोकने का प्रयास भी नहीं करते हैं या रोकते नहीं हैं। तो ऐसे देशों को ग्रे लिस्ट में डाल दिया जाता है और वह निगरानी सूची होता है अर्थात उनके क्रियाकलापों पर FATF अपनी निगरानी रखती है और वाच करती है कि मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फंडिंग के मामले में इन देशों की आगे की गतिविधि क्या हो रही है। अगर ये देश ग्रे लिस्ट में आने के बाद भी अपनी गतिविधि में सुधार नहीं करते तो उन्हें ब्लैक लिस्टेड कर दिया जाता है और ब्लैक लिस्टेड होने के बाद उन पर बहुत सारे आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए जा सकते हैं। अभी वर्तमान में पाकिस्तान तो कई वर्षों से इसके ग्रे लिस्ट में शामिल है और उसके ब्लैक लिस्टेड होने का खतरा काफ़ी बढ़ चुका है। पाकिस्तान के अलावा ईरान और उत्तर कोरिया भी FATF की ग्रे लिस्ट में शामिल है। और इस प्रश्न में जैसा कि आप लोगों ने देखा कि हाल ही में एक और एशियाई देश जो दक्षिण पूर्व एशियाई देश है, आसियान का वो मेंबर भी है फिलीपींस, उसे FATF की ग्रे सूची में डाल दिया गया है। आपके सामने 14वां प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन द्वारा जारी वैश्विक सुरक्षा सूचकांक में भारत को कौन स्थान दिया गया है? व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन द ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स रिलीज्ड बाय ITU? ऑप्शन ए में है 10वां, बी में है 12वां, सी 35वां और डी में 37वां। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है 10वां स्थान। अर्थात अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ द्वारा जो वैश्विक सुरक्षा सूचकांक जारी की गई है उसमें भारत को 10वां स्थान दिया गया है। अब प्रश्न है कि यह साइबर सुरक्षा होता क्या है? तो यह हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर या किसी भी प्रकार के डाटा को साइबर अपराधियों से बचाने से संबंधित होता है और किसी देश में इसके लिए कितने ठोस या कारगर कदम उठाए जाते हैं इसी पर यह सूचकांक तैयार किया जाता है। हाल के दिनों में आपने सुना होगा कि रूस ने कई बार अमेरिका पर यह आरोप लगाया कि वह रूस के डाटा से छेड़छाड़ कर रहा है और साइबर अपराध कर रहा है रूस के साथ। कारण हाल के दिनों में दोनों के बीच काफ़ी तल्खियाँ बढ़ी भी हैं और पिछले दिनों जो अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच जो बैठक हुई उस बैठक का एक महत्वपूर्ण मुद्दा साइबर अपराध से भी जुड़ा हुआ था। तो इस सूचकांक में पहले स्थान पर अमेरिका, दूसरा पर ब्रिटेन और तीसरे स्थान पर सऊदी अरब आया है और भारत के अन्य पड़ोसी देशों में चीन का स्थान 33वां और पाकिस्तान का नंबर 79वां है। अर्थात भारत इन देशों से साइबर सुरक्षा के मामलों में काफ़ी ऊपर है। और आपको यह जानकर खुशी होगी कि भारत ने पिछली बार जारी
वैश्विक सुरक्षा सूचकांक से 37 स्थान का छलांग लगाते हुए इस बार 10वां स्थान प्राप्त किया है। अर्थात पिछली बार जो साइबर सुरक्षा सूचकांक का जो डाटा जारी हुआ था उसमें भारत को 47वां स्थान मिला था और इस बार भारत ने 10वां स्थान प्राप्त किया है। आइए अब इस एपिसोड के अंतिम प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। इस एपिसोड का अंतिम प्रश्न है, स्मार्ट सिटी पुरस्कार 2020 के तहत निम्न में से किस शहर को समग्र विकास के लिए सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन का पुरस्कार दिया गया है? Which city has been awarded the best performance for holistic development under Smart City Award 2020? तो आपके सामने ये भारत के 3 शहर का नाम दिया गया है। पहला सूरत, ए में सूरत, बी में इंदौर, सी में चंडीगढ़ और डी में है ए और बी दोनों, अर्थात सूरत और इंदौर को, दोनों शहरों को संयुक्त रूप से यह पुरस्कार दिया गया है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है डी, ऑप्शन डी, अर्थात ए और बी दोनों। स्मार्ट सिटी पुरस्कार 2020 के तहत गुजरात का सूरत शहर और मध्य प्रदेश का इंदौर शहर दोनों सर्वश्रेष्ठ माना गया। हॉलिस्टिक डेवलपमेंट मतलब ओवरऑल डेवलपमेंट के मामले में ये दोनों शहर भारत में टॉप रहे, सर्वश्रेष्ठ रहे। तो इस तरह से ये एपिसोड आज का समाप्त हुआ और मैं आशा करता हूँ कि आपको एपिसोड पसंद आया होगा। इसके सभी प्रश्न महत्वपूर्ण हैं। वो एपिसोड देखने के बाद अब आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में अवश्य देंगे। धन्यवाद।